नमस्कार। मैं सुप्रियो मुखर्जी और आप देख रहे हैं स्टॉप ओवर टॉक्स और आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत सालों पहले आयरलैंड के एक लेखक श्री रिचर्ड स्टेले ने कहा था कि शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यायाम ज़रूरी है और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। आज यानी 8 सितंबर का दिन विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के विशिष्ट लाइफ स्किल ट्रेनर एवं मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर डॉक्टर देवज्योति मुखर्जी। वर्तमान में ये 93 विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हैं, टेडेक्स स्पीकर रह चुके हैं और बहुत सारे संगठनों से भी वे जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफेसर देवज्योति, अपने व्यस्त कार्यक्रम से आज आपने हमारे लिए समय निकाला। तो आपका शैक्षिक सफर काफ़ी प्रभावशाली रहा है, इस बारे में हमें कुछ बताएँ? सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद सुप्रिया जी कि आपने आज एक विशेष दिन जो वर्ल्ड लिटरेसी डे है उस दिन आपने मुझे याद किया और मेरे साथ इंटरव्यू करने के लिए सोचा। थोड़ा-सा मैं आपको करेक्शन कर दूं कि आपने कहा कि मैं 95 यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूं। मैं 95 नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हूं जिसमें 46 यूनिवर्सिटीज भी हैं। साथ-साथ मैं इंडियन आर्मी, बिहार पुलिस एकेडमी, नाबार्ड आदि बहुत सारे संस्थानों से मैं जुड़ा हुआ। शैक्षणिक सफर तो मेरा रहा है और अभी भी चल ही रहा है। अभी लॉकडाउन में भी मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का डिग्री लिया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज का हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे डिग्री लिया अभी जस्ट लॉकडाउन में। मेरा मैट्रिकुलेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से रहा है, बड़ा अच्छा नंबर हमको मिला था। उसके बाद इंटर और ग्रेजुएशन मेरा भागलपुर नेटिव प्लेस से रहा है और ग्रेजुएशन करने के पहले ही जब मैं फाइनल ईयर में था मुझे नौकरी लग गया था फार्मास्यूटिकल कंपनी में। अब वहां भी ट्रेनिंग में मैं अव्वल रहा और टाइम टू टाइम जो भी सेल्स का मॉड्यूल हुआ या मार्केटिंग का हुआ तो उसमें भी मेरा ऑल इंडिया रैंकिंग रहा, हर बार रहा। बहुत इतना सर्टिफिकेट ही है कि भर जाता था। और फिर हमने इस नौकरी के दरमियान 2013 में हमने एक्सएलआरआई से जाकर एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट किया। फिर मेरा लाइफ स्किल ट्रेनिंग पे 1 साल का डिप्लोमा रहा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंडिया से भी मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया था। मेरा अमेरिका से लॉस एंजलिस से ऑनररी डॉक्टरशिप है आपका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। और ऑल्टरनेट हीलिंग, केवल दवाई से ही आप ठीक होते ऐसा नहीं, आप बात से भी ठीक हो सकते हैं। तो उसमें मेरा ऑनररी प्रोफेसरशिप है कि आप ऑल्टरनेट हीलिंग भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मेरा सफर जारी रहा, अभी भी जारी है। मैं अभी भी सीखता हूँ। एक टीचर वो है जो अंतिम दिन तक सीखता है, तो वो मैं प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी और बहुत अच्छा सफ़र रहा है आपका और हम आशा करेंगे कि आगे भी आप इस तरह से लोगों को लाइफ स्किल की ट्रेनिंग देते रहें। तो मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आज यानी 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इस 2020 8 सितंबर को खड़े हम लोग शिक्षा दर के अनुपात में हमारा देश भारतवर्ष विश्व में किस स्थान पर खड़ा है? आज हम कहाँ हैं पूरे, अगर हम बात करें पूरे विश्व में भारत का शैक्षिक दर? बहुत अच्छा तो हमारा कंडीशन नहीं है। अगर वर्ल्ड का आप रिकॉर्ड देखेंगे, चाइना जैसे है 96.4% लिटरेसी है। और यूथ लिटरेसी देखिए, एडल्ट लिटरेसी और यूथ लिटरेसी क्या हुआ कि एडल्ट लिटरेसी माने 15 साल के ऊपर का जितना भी एज ग्रुप है सारे को लेकर के हम लोग एडल्ट लिटरेसी बोलते हैं। दो तरह से नापा जाता है। और फिर यूथ लिटरेसी देखा जाता है। यूथ लिटरेसी इज अ सबसेट ऑफ एडल्ट लिटरेसी, माने 15 से 24 साल एज ग्रुप में जो भी आपका यूथ है उसको हम लोग यूथ लिटरेसी मानते हैं, 15 से 24 साल। तो अगर आप चाइना का देखें तो 99.7% यूथ लिटरेसी, मतलब ऑलमोस्ट 100% टॉप में चाइना है। और फिर चाइना के साथ साथ आपका इवन बार्मा भी बहुत अच्छा लिटरेसी, 93.7% म्यांमार का लिटरेसी है। लेकिन वर्ल्ड लिटरेसी आपका 86.3% है और इंडिया का 81% है। तो 83% आपका वर्ल्ड का 86% है और हमारा 81% है। तो हम थोड़ा सा वर्ल्ड से कम है। लेकिन सबसे दिक्कत इंडिया में क्या है कि अगर आप मेल और फीमेल का लिटरेसी देखेंगे तो 82.3% मेल का, ये 2011 का मैं आपका डेटा बता रहा हूं। ये अच्छा। 82.3%।
82.3% हमारा मेल लिटरेसी है और एक बड़ा गैप है फीमेल लिटरेसी में, वो मात्र 65.4% है। ये आपको डिस्करेज करेगा, लेकिन इसमें फिर एनकरेजमेंट भी है। 2001 से 2011 तक का अगर आप डेटा देखेंगे तो मेल लिटरेसी का ग्रोथ ओनली 6.5% है। कोई 6.5% से 6.6%, थोड़ा सा कहीं कहीं डिफर करता है, माने 6.5% के आसपास ग्रोथ है 10 साल का, डिकेड ग्रोथ जिसको बोलते हैं मेल लिटरेसी का। लेकिन फीमेल लिटरेसी ऑलमोस्ट डबल है, माने 11-12% से हम ग्रो कर रहे हैं। माने एक एनकरेजमेंट हमको मिल रहा है कि ये जो गैप है 82% और 65% का, ये जो फीमेल लिटरेसी का ग्रोथ जो लगभग डबल है मेल लिटरेसी से, तो हम लोग बहुत जल्दी इस खाई को पाट देंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वी आर कमिंग, हम लोग आ रहे हैं डेवलपिंग कंट्री से, हम लोग डेवलप की ओर, सो फार एज लिटरेसी इज कंसर्न हम जा रहे हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, पॉजिटिविटी है। बिल्कुल। और दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कहा जाता है कि शिक्षा के साथ साथ अधिकार अपने आप आ जाता है, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? एकदम सही बात है कि शिक्षा जब होंगे तो आप अवेयर्ड होंगे, आपको जानकारी मिलेगा कानून क्या है नहीं है, आपके लिए फंडामेंटल कानून क्या है, बेसिक क्या है, किस चीज के आप हकदार हैं, ये सबसे पहले आप अवेयर्ड होंगे, जानेंगे। जब अवेयरनेस आपके भीतर में आएगा तब आप कॉन्शियस होंगे, जागरूक होंगे। अगर अवेयर्ड नहीं होते हैं तो कॉन्शियसनेस नहीं आता है। तो फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस। अवेयरनेस आपको एजुकेशन देगा और उसके बाद वो आपके भीतर में कॉन्शियसनेस जगाएगा। जब आप कॉन्शियस होंगे तो इंडिपेंडेंट विल, हम लोग पढ़ाते हैं इसको लाइफ स्किल में, कि कैसे अपना एक सेल्फ विल डेवलप करेंगे, आप अपना इच्छा डेवलप करेंगे, अपना मत डेवलप करेंगे, अपना सत्ता डेवलप करेंगे, एग्जिस्टेंस डेवलप करेंगे। इसको इंडिपेंडेंट विल बोलते हैं। तो जब अवार्ड होंगे, कॉन्सियसनेस आएगा, फिर इंडिपेंडेंट विल आएगा, फिर आपका डिसिसिव होंगे, आप डिसीजन लेंगे। और अधिकार पाने के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, कब आप अधिकार के लिए लड़ेंगे, कब अधिकार के लिए आप कानून को यूज करेंगे, कब अधिकार के लिए आप लिखना चालू करेंगे, कब अधिकार के लिए आप दूसरे को भी बताना चालू करेंगे, ये फिर फाइनल फॉर्म में आएगा। तो आपका अवेयरनेस, कॉन्सियसनेस, इंडिपेंडेंट विल एंड योर डिसीजन, हर जगह पे एजुकेशन का रोल है। तो अगर एजुकेशन आपके पास आता जाएगा, आप अधिकार पाते चले जाएंगे। और ये आपके भीतर बहुत अधिकार ऐसा है जो कि कोई रोक नहीं रहा है आपका अधिकार को, लेकिन आपका चूंकि अवेयरनेस नहीं है, आपका चूंकि कॉन्सियसनेस नहीं है, इंडिपेंडेंट विल नहीं है, उस अधिकार को आप अर्जन नहीं कर रहे। हमको लगता है कि हमको अधिकार से वंचित किया जा रहा है, नहीं। बहुत अधिकार ऐसे पड़ा हुआ है जो हम नहीं ले रहे हैं। मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई, अभी यह अधिकार हर जगह मिल रहा है, लेकिन हम लोग उसको नहीं लेते हैं। बहुत आदमी नहीं लेने, जानकारी नहीं है कि कहाँ हम ले सकेंगे। आपको हम एक बिल्कुल सही उदाहरण बात। बताते हैं। उड़ी उड़ीसा में लिटरेसी रेट बहुत कम था, लेकिन 21 आदिवासी भाषा को एजुकेशन से जोड़ा गया और अभी लिटरेसी रेट बहुत ऊपर हो गया। तो ये जो अवार्ड हुआ कि हम अपना मातृभाषा में भी पढ़ सकते हैं, जैसे ही अवेयरनेस को आदमी कॉन्शियस हुआ, कॉन्शियस जैसे वो इंडिपेंडेंट विल पैदा हुआ कि नहीं हम पढ़ेंगे, और जब इंडिपेंडेंट विल पैदा हुआ तो वो आदमी ने डिसीजन लिया कि हम उसको अचीव करेंगे, और आदमी किया। तो एजुकेशन ही खोलेगा द्वार, एजुकेशन ही खोलेगा द्वार। बिल्कुल। जी। तो तीसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पिछले 2 दशकों से हमारे देश में विद्यार्थियों का भरोसा सरकारी शिक्षा संस्थानों के मुकाबले प्राइवेट शिक्षा संस्थानों के प्रति ज्यादा रहा है। और इसका मतलब इसका प्रमुख कारण क्या है और किस तरह से सरकारी शिक्षा संस्थानों की गरिमा हम वापस ला सकते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन ही गलत है। जब आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस देते हैं तो आईआईटी छोड़ के दूसरा खोजते हैं क्या? जब आप मैनेजमेंट सोचते हैं आईआईएम छोड़ के दूसरा खोजते हैं क्या? नहीं खोजते हैं। तो हम लोग का परसेप्शन बैठा हुआ है। लेकिन सो फार एज प्राइमरी एजुकेशन इज कंसर्न, सो फार एज अप टू सेकेंडरी एजुकेशन इज कंसर्न, मैं थोड़ा हम सा लोग सही उधर कर लेता जाते हैं हूं अपना एकदम सवाल। मैं समझ जी। गया, मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। सरकारी शिक्षा जी। क्या मतलब मेरे ख्याल से ये है कि प्राइमरी शिक्षा एवं स्कूल में हम देखते हैं कि स्कूलिंग, ज्यादातर स्कूली गार्जियन हाँ स्कूलिंग के लिए नहीं स्कूली भेजते हैं। स्कूली हाँ, जी। जी। तो इसका एकदम क्या सही बोले। कारण है? इसका दो एस्पेक्ट है। जब आप का व्यवस्था चरमराता है, स्कूल लेवल में जब व्यवस्था थोड़ा सा खराब होता है, तो आदमी प्राइवेट की ओर झुकता है। इसमें हम अगर उसको झांपने का प्रयास करेंगे तो गलत होगा, ये एकदम सही बात है। लेकिन
अगर हम विश्वास जताते हैं तो व्यवस्था बनता भी है, रिवर्स इंजीनियरिंग उसको बोलते हैं। डीएम साहब आते हैं और अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में डालते हैं और वो सरकारी स्कूल बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगता है, ये भी एक तरीका है। लेकिन क्यों झुकाव हुआ, इसका भी दो कारण है। एक कारण तो है कि शिक्षा में गिरावट आया, जो भी स्कूल सरकारी स्कूल थे वहां जो लेवल था उसमें गिरावट आई, और गिरावट आने के बाद एक मौका आया कि प्राइवेट स्कूल लोग काम करें, और प्राइवेट स्कूल ने बहुत सिंसियर रूप से काम किया शुरू में। अभी तो बिजनेस बन गया है, लेकिन शुरू जब हुआ था उसमें बिजनेस नहीं था। जिस समय इमेज बनाने की बात थी प्राइवेट स्कूल की या पब्लिक स्कूल की या मिशनरी स्कूल की, उस समय एक लेवल उन्होंने उस जगह पे रखा और आदमी आकृष्ट हुआ। तो पढ़ाई लिखाई स्टैंडर्ड के मामले में वो लोग एट पार हुआ या एट पार से भी ऊपर रहा। और दूसरा पार्ट क्या हुआ कि वो स्टेटस सिंबल बन गया है। अगर अगर कोई आदमी, जैसे हमारा इच्छा है कि मान लीजिए हम अपना बच्चा को दें सरकारी स्कूल में, तो वो क्या हो जाता है कि आदमी उसको, इवन आपके घर का भी आदमी उसको नहीं ले पाते, लगता है कि हम एजुकेशन में खर्चा नहीं करना चाहते हैं इसलिए हम सरकारी स्कूल में दे रहे हैं। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसमें भी पड़ता है। और अभी उस चीज को लड़ने के लिए हम लोग अपना मन नहीं तैयार कर पाए हैं कि नहीं, हमको सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना है, और हम सरकारी स्कूल का ही स्थिति को सुधार के, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मोटो है, सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प, हमारी बच्चा का हेल्प तब होगा जब सभी बच्चा का हेल्प होगा। हम अपना बच्चा को स्कूल में डालेंगे सरकारी स्कूल में, और हम सरकारी स्कूल का व्यवस्था को चेंज करेंगे, और तब सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका भी स्थिति बदलेगा। बहुत हार्कुलियन टास्क है, लेकिन यही एक उपाय है। जैसे आप बोले कि बैक कैसे किया जा सकता है, तो यही एक उपाय है। स्टैंडर्ड तो गिरा है, और खास करके अभी जो ये टीचर लोग संविदा पे जो बहाली हुआ, और पिछला बहाली जो हुआ था वो पंचायत लेवल में आपका मुखिया ही कर दिए थे, तो उसमें थोड़ा सब स्टैंडर्ड हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी जो नया शिक्षा नीति आए हैं, इसमें यूनिवर्सल स्टैंडर्ड लेके आने का बात हो रहे हैं। एक नेशनल स्टैंडर्ड होगा, परीक्षा पास करने पड़ेंगे। तो अब हमको लगता है कि स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा, लेकिन केवल वो करने से नहीं होगा, आम पब्लिक को भी रिवर्स इंजीनियरिंग चलाने पड़ेंगे। हम लोग को अपने बच्चे को स्कूल में देने पड़ेंगे, और स्कूल का व्यवस्था को अपने हाथ में लेके बढ़िया से बढ़िया करेंगे। दोनों साइड से अगर बात चलेगा तब बात। जी बिल्कुल, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपके कथन से। और एक एक शब्द हम लोग को सुनने में आता है आजकल की डिजिटल लिटरेसी। ये डिजिटल जी लिटरेसी के ओर पूरा विश्व बढ़ रहा है जी आज के डेट में। तो ये डिजिटल जी। लिटरेसी के फायदे क्या हैं और अगर नुकसान है तो वो क्या है? देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन। अभी ये हम सोच रहे थे कि इस टाइप का कुछ आना चाहिए आज के दिन। डिजिटल लिटरेसी के बहुत फायदे हैं, कुछ सेटबैक भी होते हैं। कोई भी चीज का अगर आप फायदा लेंगे तो हम उसका साइड इफेक्ट नहीं लेंगे, ये नहीं होता। इफेक्ट जहां है वहां साइड इफेक्ट। इफेक्ट सबसे बड़ा बात क्या है कि आपके हाथ पे, फिंगर पे ही सारा विश्व का ज्ञान है। डिजिटली अगर आप सेवी हैं तो कुछ भी, आपको डिक्शनरी भी घर में रखने की जरूरत नहीं है। कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो उस बॉक्स में आपको, या आपका पम में आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, फिंगर टिप्स में। तो सबसे बड़ा बात क्या है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको एक फिंगर टिप से आपको मिलने वाला है। फर्स्ट। दूसरा बात क्या होता है इसमें, जो दूसरा बेनिफिट क्या होते हैं कि आप घर बैठे सारा वर्ल्ड के बड़े बड़े टीचर से आप अपना सलाह ले सकते हैं थ्रू डिजिटल। ये नहीं था, डिजिटल अगर नहीं होता तो हम नहीं जुड़ पाते, अपने आप का कनेक्शन हम नहीं कर पाते वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर से, चाहे वो एजुकेशनल लीडर हो, चाहे सोशल लीडर हो, चाहे कोई भी लीडर हो। ये दूसरा है कि आपका कनेक्शन बढ़ता है, और वो ग्लोबल, जो ग्लोबल विलेज की बात होते हैं, 21st सेंचुरी की आज का स्किल की बात होती है, ये सारा डिजिटल से ही संभव है। तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप सिलेक्शन कर सकते हैं। आपके पास इतना ऑप्शंस रहते हैं उस जगह पे कि आप उसमें सिलेक्शन करने का, चूज करने का आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस रहते हैं। लेकिन अगर आप डिजिटल नहीं होते हैं, किताब खरीदते हैं, तो वो सीमित हो जाता है। नॉट ओनली इंफॉर्मेशन, आपके पास जो इंफॉर्मेशन मिला उसके ऊपर बेस करके आगे भी आप चूज कर सकते हैं कि आपको हायर के लिए क्या जाना है। ये तीसरा बेनिफिट हुआ। चौथा बेनिफिट क्या हुआ कि पैसा भी आपको बहुत कम लगते हैं। सारा बुक अगर खरीदते हैं, आपको खुद कॉस्ट हो गया है बुक का। लेकिन अगर आप उसका डिजिटल वर्जन करते हैं तो प्रॉफिट, पैसा इकोनॉमिकली भी आपको बहुत बहुत ही कम पैसा में आपका वो काम हो जाता है।
फिफ्थ जो आपका और बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपको डिस्कशन अपना लाइक माइंडेड पीपल के साथ डिस्कशन करने का मौका मिल जाता है ओवर आपका इंटरनेट। तो इससे क्या होता है कि आपका इंटरमिंगलनेस, जिसको इवॉल्व लर्निंग बोलते हैं, पार्टिसिपेटिव लर्निंग बोलते हैं, इसका चांस बहुत बढ़ गया है, जो कि पहले नहीं हो पाता। तो ये 5 बहुत बड़ा बड़ा बेनिफिट हमारे सामने आया। और साइड इफेक्ट का बात यह है कि टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन है। जो पहला पॉजिटिव बात बोल रहे थे कि फिंगर टिप्स में ही सब कुछ है, तो जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो कभी कभी आप चूज करने में गलती कर जाते हैं, तो आपका क्या हो जाता है कि वो विद्या ही हो सकता है, गलत इंफॉर्मेशन आप ले लिए तो कॉन्सेप्ट हो सकता है आपका गलत तैयार हो गया। दूसरा क्या है कि जो भी आदमी डिजिटली प्रेजेंस रखे हैं वो अपने आप को किस्मर का समझ रहे हैं। ये आप देखिएगा, आप भी जानते ही हैं। तो उसमें भी आप अगर वीडियो सुन रहे हैं या लेक्चर सुन रहे हैं, उसमें भी बहुत सोच समझ के चूजी होने का जरूरत है। नहीं तो उसमें भी जैसे टू मच इंफॉर्मेशन भी है, उसी तरह टू मच वीडियोज एंड अदर्स लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, उसमें भी आपको चूजी होने की जरूरत है। थर्ड, डिजिटल में क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ गलत पढ़ाई भी आप करना शुरू कर देते हैं। हम जो मीन कर रहे हैं आप समझ रहे हैं। तो आपको हाउ यू कैन रेस्ट्रेन फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स, ये आपको सोचने पड़ेंगे। साथ साथ जब डिजिटली आप सेवी होते हैं तो सोशल मीडिया में भी आप एक्टिव हो जाते हैं, और वो जो है एडिक्टिव है। तो उस एडिक्शन से भी बचने की जरूरत। सोशल मीडिया खराब नहीं है, लेकिन जैसे एडिक्शन सब चीज में खराब होता है, किसी भी चीज का एडिक्शन खराब होता है, तो सोशल मीडिया का भी एडिक्शन खराब होता है। लेकिन डिजिटली प्रोन होने से सोशल मीडिया में आना मैंने डायरेक्टली प्रोपोजल माना जा रहा है कि अगर आप डिजिटली प्रोन हैं तो आप सोशल मीडिया में भी एक्टिव हैं, तो उसका एडिक्शन आप नहीं लगाए। तो ये 3-4 हमको लगता है कि नेगेटिव बात डिजिटल में है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेन हमको लगता है कि ये है। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। बिल्कुल। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे एक वक्त में, जिनमें से 2 तो बिहार में ही अवस्थित थे। तो उस वक्त विश्व भर से छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे। तो वर्तमान समय में क्या हम ऐसा कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, या ऐसा कुछ हम विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय का स्थापित कर सकते हैं बिहार में, खासकर आपके क्षेत्र में, जहां से भविष्य में विश्व भर के लोग पढ़ने के लिए आए? ऐसा कुछ क्या संभव है? बहुत सुंदर बात है। सबसे पहले जानना पड़ेगा कि विक्रमशिला नालंदा में आदमी पढ़ने क्या आते थे। क्या वो फिजिक्स पढ़ने आते थे, क्या वो केमिस्ट्री पढ़ने आते थे, मैथ पढ़ने, क्या पढ़ने आते थे? वो दर्शन पढ़ते थे, वो व्याकरण पढ़ते थे, वो जिंदगी का लाइफ स्किल जिसका बात हम करते हैं, वो उसको शिक्षा लेने आते थे, तर्क सीखने आते थे। आज भी मुंगेर का जो योग विश्वविद्यालय है, यहाँ भी ज्यादातर जो आते हैं वो विदेश से ही आते हैं। तो आज भी वो विश्वविद्यालय कायम है हमारे मुंगेर में, जो योग विश्वविद्यालय बहुत बड़े रूप में सामने आए हैं, वहां भी पढ़ने आते हैं। और मैं एक छोटा सा प्रयास मैं भी कर रहा हूँ। मैं भी एक बड़ा भूखंड लिया हूँ और इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर उसमें मैं डेवलप कर रहा हूँ। और भी बहुत अच्छा। आदमी प्रयास कर, एकदम संभव है, एकदम संभव है। इच्छा शक्ति की जरूरत है। आप ये इच्छा शक्ति रखिए कि आप जितना जानते हैं, किसी से कम आप नहीं जानते हैं। आप उस ज्ञान को दूसरे के यहाँ कैसे बांटिएगा, लैंग्वेज क्या होगा, इंटरनेशनल माध्यम क्या होगा, इसको जरा सा आप समझ लीजिए, तो इंटरनेशनल मार्केट भी आप, इंटरनेशनल स्टूडेंट भी आपके पास आएंगे। बिल्कुल सही बात। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि अपने आप पे विश्वास रखो तो बाकी दुनिया तुम्हारे मुट्ठी में है। तो इसी कथन के साथ हम आज का कार्यक्रम यही समाप्त करेंगे। और आज बहुत अच्छा लगा, आपने समय दिया और दर्शकों को भी बहुत कुछ जानने को मिला। हम आशा करते हैं कि आगे भी आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहेंगे। तो आज का कार्यक्रम हम आपसे अनुमति लेकर समाप्त करना चाहेंगे। मेरे आज को के लिए अनुमति है। हाँ, और आज के लिए इतना बहुत ही। बहुत 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 धन्यवाद आपको एवं दर्शकों को। नमस्कार।